हेलो एवरीवन। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग सेट 3 को देखेंगे, जिसमें विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और वो बिल्कुल नए प्रश्न हैं। तो आइए इस प्रश्न को हम लोग सोल्व करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। एक एंगस्ट्रम कितने मीटर के बराबर होता है? ए 10⁻⁻15 मीटर, बी 10⁻⁻10 मीटर, सी 10⁻⁻9 मीटर, डी 10⁻⁻6 मीटर। तो इसका उत्तर होगा 10⁻⁻10 मीटर। देखिए, एंगस्ट्रम जो है वो एक ऐसा यूनिट नहीं है, मैट्रिक यूनिट है, और इसका उपयोग जो है वह एटम्स यानी परमाणुओं के वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य को नापने के लिए किया जाता है। और एक एंगस्ट्रम जो है वो 0.1 नैनोमीटर के बराबर होता है। और इसका जो चिन्ह है वो है एक ए के ऊपर एक शून्य जैसा लगा रहता है। ये स्वीडिश अल्फाबेट है। और यह जान लेना जरूरी है यहाँ पर कि फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन इत्यादि जो हैं उनके जो एटम्स होते हैं उसका रेडियाई यानी कि त्रिज्या जो होती है वह 1 एंगस्ट्रम के बराबर होती है। और विजिबल लाइट जो है, जो दृश्य प्रकाश है, उसका वेवलेंथ जो है वो 4000 से 7000 एंगस्ट्रम के बराबर होता है। अब यहाँ पर ऑप्शन में एक और मात्रक लिखा हुआ है, एक और संख्या लिखी हुई है 10⁻⁻15। तो 10⁻⁻15 जो होता है उसे कहते हैं एक फर्मी। एक वैज्ञानिक फर्मी थे, एनरिको फर्मी, उनके नाम पर ही है। और जो इसके लिए जो सही एसआई मानक है उसको यूज किया जाता है, उसका अर्थ है, उसका नाम है फेम्टोमीटर। उसका नाम है फेम्टोमीटर। 10⁻⁻15 फेम्टो होता है, तो फेम्टोमीटर। यह जो है वह न्यूक्लियर डिस्टेंस को नापने के लिए किया जाता है, न्यूक्लियस में दूरियों को नापने के लिए किया जाता है। और फर्मी भी जो है वह क्या है? फर्मी भी वह एक एसआई यूनिट नहीं है, बल्कि फेम्टोमीटर एक एसआई यूनिट है। और आप लोग जानते हैं कि 1 नैनोमीटर जो है वह 10⁻⁻9 नैनोमीटर होता है और 1 माइक्रोन जो है वो 10⁻⁻6 मीटर होता है। यह भी परीक्षा में पूछा जाता रहा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर लिमिट सूर्य के द्रव्यमान का कितना गुना होता है? 1.4 गुना, 2.5 गुना, 3.5 गुना या 4 गुना? चंद्रशेखर लिमिट सूर्य के द्रव्यमान का कितना गुना होता है? तो इसका उत्तर होगा 1.4 गुना होता है। चंद्रशेखर लिमिट जो है उसकी खोज किन्होंने की थी? उसकी खोज की थी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भारत के ही वैज्ञानिक थे और इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। इन्होंने बताया कि अगर किसी तारे का द्रव्यमान 1.4 सूर्य के द्रव्यमान एमओ से कम होगा, अगर चंद्रशेखर लिमिट से अगर इससे कम होगा तो वो क्या हो जाएगा? इससे अगर कम होगा तो वह एक व्हाइट ड्वार्फ हो जाएगा, एक श्वेत वामन तारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो तारा किस तरह का होगा? वो श्वेत वामन तारा होगा, उसे कहते हैं व्हाइट ड्वार्फ। ठीक है। और अगर इससे अधिक हो गया, यानी 1.4 से वो अधिक हो गया, तो इधर अगर हो गया तो वो क्या होगा? तो वो हो जाएगा, उसमें विस्फोट हो जाएगा और वो हो जाएगा, वो एक सुपरनोवा बन जाएगा। वह एक सुपरनोवा बन जाएगा। ठीक है। तो एक तरफ श्वेत वामन और दूसरी तरफ सुपरनोवा, और बीच में है यही 1.4 सूर्य के द्रव्यमान यानी चंद्रशेखर लिमिट है। ठीक है। अब शुरुआत में क्या हुआ कि वैज्ञानिकों ने इस लिमिट को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि अगर वो इसे मानते तो उन्हें यह भी मानना पड़ता कि ब्लैक होल्स होते हैं, कि कृष्ण विवर होते हैं। और उस समय तक वैज्ञानिकों की मान्यता थी कि कृष्ण विवर नहीं होते हैं, इसलिए उन्होंने चंद्रशेखर लिमिट को भी नहीं माना। लेकिन बाद में वैज्ञानिक ये समझ गए कि नहीं, कि कृष्ण विवर भी होते हैं, और यह जो मानक है दिया हुआ 1.4 एमओ का चंद्रशेखर लिमिट जो बताया गया है वह बहुत ही सही है। ठीक है। तो ब्लैक होल की पहचान करने में या ब्लैक होल के बारे में जानने में यह लिमिट भी कामगार होता है। अगला प्रश्न,
मायोपिया निकट दृष्टि दोष को किससे ठीक किया जाता है? अवतल लेंस से, उत्तल लेंस से, अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से। मायोपिया निकट दृष्टि दोष को किससे ठीक किया जाता है? अवतल लेंस से, उत्तल लेंस से, अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से। तो इसका उत्तर होगा अवतल लेंस से। देखिए, मायोपिया का अर्थ हुआ, निकट दृष्टि दोष का अर्थ हुआ कि निकट की चीजें दिखाई देती हैं, दूर की चीज के लिए दृष्टि दोष है। दृष्टि में कहाँ दोष है? दूर की चीज को देखने के लिए। ऐसे ही जो दूर दृष्टि दोष होगा उसमें क्या होगा? दूर की चीज दिखाई देती है, नजदीक की चीज को देखने में दोष है। ठीक है, इसलिए मायोपिया का दूसरा नाम भी नियर साइटेडनेस, यानी नजदीक की चीज दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर होता क्या है कि नेत्र गोलक जो है उसकी लंबाई थोड़ी बढ़ जाती है, वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। इसके कारण क्या होता है कि यहाँ जो प्रकाश जो है वह और इमेज जो बनना चाहिए रेटिना पर बनने के बजाय, यहाँ पर बनने के बजाय यहीं पर बनने लगता है। इससे क्या होता है, चीज़ें ठीक से दिखाई नहीं देती हैं। देखिए यहाँ दूसरे में डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर चीज़ें बन रही हैं। अब कॉन्केव लेंस यानी अवतल लेंस जब लगा लेते हैं तो क्या होता है, अवतल लेंस लगा लेते हैं तो ये इमेज यह क्या करता है, यह डाइवर्ज करता है, यानी फैला देता है उसे, प्रकाश को। प्रकाश दूर तक आगे तक अब जाएगा, इमेज यहाँ तक बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अटका हुआ था, अभी इधर तक पहुँच रहा है, तो यहाँ पर इमेज बन जा रहा है। यहाँ पर इमेज बनता है, रेटिना पर इमेज बनने लगा तो दिखना जो है वो सही हो गया। चश्मा लगाते यही चश्मा लगा लेते हैं लोग। और एक होता है, ये तो था निकट दृष्टि दोष, ये निकट दृष्टि दोष के लिए है, और ये निकट दृष्टि दोष के लिए है ये, और ये है दूर दृष्टि दोष के लिए। तो दूर दृष्टि दोष के लिए क्या है, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, वहाँ यह होता है कि ये चीज़ जो है वो रेटिना पर बनने के बजाय, यहाँ पर बनने के बजाय वो क्या होता है और उसके पीछे बनने लगती है, तो भी चीज़ दिखाई नहीं देगी। तो दिखाई नहीं देती है तो क्या किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस लगा दिया जाता है। उत्तल लेंस यहाँ पे लगाते हैं, और जब उत्तल लेंस लगाते हैं तो वो क्या करता है, वह कन्वर्ज करता है, यानी जो दूर फैल रही है ज़्यादा दूर तक उसे नज़दीक तक समेट देता है। तो ये रेटिना पर ले आता है, यहाँ तक जा रहा था ये यहाँ तक जा रहा था, इधर जा रहा था तो इधर जाना रुक गया, अब इसका यहाँ पर आने लगा, इमेज सही सही बनने लगा। अब देखिए ये चीज़ याद कैसे होगी, तो देखिए सबसे सरल है याद करने का। देखिए निकट दृष्टि दोष, तो उसके लिए क्या है, निकट दृष्टि दोष के लिए उसके लिए है अवतल लेंस, उसके लिए क्या है अवतल। और दूर के लिए क्या है, उत्तल, दूर के लिए क्या है उत्तल। तो देखिए यहाँ तीन, देखिए यहाँ पे है तीन अक्षर है, 1 2 3 निकट, और इधर है 4, और इधर है 2, और इधर है 3, एक एक ज़्यादा है बस। एक तो ये ऐसे याद रख सकते हैं। उत्तल अवतल में कॉनकेव कॉन्वेक्स याद करने में भी कोई ज़्यादा समस्या नहीं होगी। देखिए कॉनकेव और कॉन्वेक्स, देखिए यहाँ भी देखिए कॉनकेव में ज़्यादा लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7, इधर 1 2 3 4 5 6 ही है, तो ये ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसे ऐसे ही याद रखना है। अब अगला प्रश्न, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात 9:16 है तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात 9:16 है तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? 9:16, 3:4, 81:256, √3/√4। तो क्या होगा? तो देखिए पहली बात है कि गतिज ऊर्जा के लिए क्या होता है, 12 mv²। तो दो वस्तुएं हैं तो हम लोग दो गति मान लेते हैं उनकी, 12 mv1² और दूसरी वस्तु हो गई 12 mv2²। हो गया गतिज ऊर्जा। अब क्या है, दोनों की गतिज ऊर्जा का अनुपात 9:16 है, तो ये 9 है तो ये कितना है, ये है 16। उनके वेग का अनुपात क्या होगा, समान है, द्रव्यमान क्या दिया हुआ है, समान है। अच्छा, हम लोग पहले अगले प्रश्न में यहाँ उत्तर देख लें इसका। 3:4 है। अब तो हम लोग देख रहे थे 12 mv1² है और 12 mv2² हो गया। तो देखिए क्या है, यहाँ हो गया 9 है और यह हो गया 16। तो देखिए ये दोनों समान है, द्रव्यमान समान है, तो द्रव्यमान समान है तो क्या होगा, ये हाफ इधर तो कट ही गया, m भी कट गया, v1 v2 है, दोनों v1² v2²। अगर 9:16 है तो v1 v2 क्या होगा, नहीं होगा, √9/√16 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 3:4, क्योंकि देखिए ये कैसे निकला, ये भी तो ऐसे निकला, √v1²।
√V2²। तो ये V1 हो गया, ये V2 हो गया। तो ऐसे ही 9:16 3:4 होगा इसका। हाँ, देखिए बी होगा उत्तर। यहाँ पर ये चीज़, ये सब फार्मूले कुछ जो है आपको याद कर लेने हैं। जैसे कि देखिए स्थिति ऊर्जा के लिए होता है mgh, ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें याद रखनी है। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सरल लोलक की लंबाई को कितना गुना बढ़ाने पर उसका आवर्तकाल 4 गुना हो जाएगा? सरल लोलक की लंबाई को कितना गुना बढ़ाने पर उसका आवर्तकाल 4 गुना हो जाएगा? ए 4, बी 12, सी 8, डी 16। सरल लोलक की लंबाई को कितना गुना बढ़ाने पर उसका आवर्तकाल 4 गुना हो जाएगा? ए 4, बी 12, सी 8, डी 16। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा 16। देखिए कैसे होगा, क्या होता है सरल लोलक? लोलक को आप लोग जानते हैं, ये वही है पेंडुलम जिसे हम लोग कहते हैं। नहीं, ये इधर से इधर यह डोलते रहता है। तो इसका क्या होता है? T = 2π√L/g होता है, यह होता है। तो अब क्या है, आवर्तकाल 4 गुना हो जाएगा। लंबाई को बढ़ाना है कि आवर्तकाल 4 गुना हो जाएगा। तो आवर्तकाल को हम लोग कर लेते हैं 40। तो लंबाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर देखिए लंबाई तो हमारा रूट के अंडर में है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? इधर 4 तभी निकलेगा ना जब ये स्क्वायर हो जाए। हाँ, इसको क्या करना पड़ेगा? हाँ, तो √L = 4 जैसा हो जाएगा। तो L के लिए कितना होगा? 16 करना पड़ेगा ना। नहीं, ये इधर 4 है निकला हुआ, तो इधर बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको 16 करना पड़ेगा। अगर इसको 16 कर देंगे तो √16 बराबर हो जाएगा 4 हमारा इधर। नहीं, तो कितना गुना करना पड़ेगा? 16 गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे अगला प्रश्न। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की? ए मेंडलीफ, बी डाल्टन, सी मोसले, डी न्यूलैंड्स। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की? तो देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा? मोसले। देखिए ये है मोसले महोदय और ये है मेंडलीफ महोदय। तो मेंडलीफ क्या है? ये ओल्ड पर्सन जैसे दिख रहे हैं, और मोसले क्या है? नए पर्सन जैसे दिख रहे हैं। तो ये नए वाले हैं और ये हैं पुराने वाले। तो पुराने वाले में क्या था? परमाणु भार, एटॉमिक मास पर आधारित था, परमाणु भार पर, तत्वों के परमाणु भार पर था। और ये किस पर था? ये था, इनका किस पर है? परमाणु संख्या पर आधारित है। तो यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसका उत्तर होगा सी मोसले। अब अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चींटी के डंक में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण डंक लगने पर दर्द होता है? चींटी के डंक में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण डंक लगने पर दर्द होता है? ए एसिटिक अम्ल, बी सिट्रिक अम्ल, सी मेथनोइक अम्ल, डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा? ए एसिटिक, बी सिट्रिक, सी मेथनोइक अम्ल, या डी इनमें से कोई नहीं। चींटी के डंक लगने पर दर्द होता है तो किस अम्ल की उपस्थिति के कारण? तो देखिए इसका उत्तर होगा मेथनोइक एसिड। देखिए मेथनोइक एसिड जो है वह फॉर्मिक एसिड का ही एक नाम है, फॉर्मिक एसिड का ही एक नाम है। ठीक है, चूंकि यहाँ पर फॉर्मिक एसिड नहीं लिखा हुआ था तो कई बार क्या होता है, विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या होगा, इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। तो यह ध्यान रखना है कि फॉर्मिक एसिड का ही नाम मेथनोइक एसिड है और इसका क्या फार्मूला होता है? H2CO2। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं है? निम्न में से कौन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो देखिए इसका उत्तर होगा ए एल्केन। क्या होगा? ए एल्केन। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? देखिए कार्बन के क्या होते हैं? जो वैलेंस होता है वह 4 होता है। तो अगर इसके जो वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन हैं ये या तो एक जो है अलग अलग से, एक सी से एक सिंगल बॉन्ड में रहे, किसी से भी जिससे भी जुड़े उससे सिंगल बॉन्ड में जुड़े तो वह संतृप्त होता है, क्योंकि वो पूरी तरह संतुष्ट हो गया है। ठीक है, अगर उसे कोई जुड़ने के लिए नहीं मिलता है तो वो क्या करता है? वो डबल बॉन्ड में जुड़ता है या ट्रिपल बॉन्ड में जुड़ता है, और तब उसे कार्बन के साथ ही ऐसा करना पड़ता है। तो वैसी स्थिति में हम कहेंगे कि वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, अब जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसमें एल्केन वाले आते हैं, NN लगे हुए,
तो ये मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। तो मीथेन हो गया CH4, ये हो गया C2H6, इनका क्या रहता है CnH2n+2। ठीक है। अब एल्कीन, एल्काइन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है वो क्या है, वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। वो क्या है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, वहां पर कार्बन जो है वो अभी असंतुष्ट ही रह गया है, असंतृप्त है, वो तृप्त नहीं हुआ है। क्यों तृप्त नहीं हुआ है, क्योंकि उसे चाहिए अभी और हाइड्रोजन एटम चाहिए जुड़ने के लिए, मिलने के लिए। चूंकि उसे नहीं मिल पाता है, इसलिए कार्बन जो है उसे हम लोग कहते हैं कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जैसे इनके उदाहरण में देख लीजिए कुछ, इथीन है, C2H4 या इथाइलिन है, जो फलों को पकाने में प्रयोग किया जाता है। पॉलीथिलीन बनाने में, विनाइल क्लोराइड बनाने में, स्टायरीन बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसी तरह प्रोपीन है, जो कि पॉलीप्रोपिलीन बनाने में यूज किया जाता है। एक्रिलिक और एसिड और ग्लिसरॉल के निर्माण में किया जाता है। ब्यूटाडीन है, ब्यूटाडीन का PVC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड के निर्माण में किया जाता है। सिंथेटिक रबड़ के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हीरा के बारे में क्या गलत है। हीरा के बारे में क्या गलत है, इसका अपवर्तनांक 2.45 होता है, यह विद्युत का कुचालक होता है, यह एक्स किरणों के लिए अपारदर्शी होता है, यह कार्बन का अपरूप होता है। क्या गलत है हीरा के बारे में, इसका अपवर्तनांक 2.45 होता है, यह विद्युत का कुचालक होता है, यह एक्स किरणों के लिए अपारदर्शी होता है, यह कार्बन का अपरूप होता है। तो देखिए इसका उत्तर होगा C, यह एक्स किरणों के लिए अपारदर्शी होता है। यह गलत है, क्योंकि हीरा क्या होता है, हीरा से एक्स किरण जो है वो उसके लिए पारदर्शी होता है। ठीक है। और अपवर्तनांक 2.45 होता है, यह याद रखना, परीक्षा में पूछा जाता है। विद्युत का कुचालक होता है, यह भी याद रखना है। और कार्बन का अपरूप होता है, ये तो हम लोग जानते हैं, ग्रेफाइट भी अपरूप है। अब अगले प्रश्न पर देखते हैं, एक्वारेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात कितना होता है। एक्वारेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात कितना होता है। 2.1, 2:1, 1:2, 3:1, 1:3। एक्वारेजिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात 2:1, 1:2, 3:1 या 1:3। तो एक्वारेजिया में क्या होता है, 3:1 होता है। 3:1 यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो होगा 3 और नाइट्रिक एसिड होगा 1। इसे देखिए, एक्वारेजिया को रॉयल वाटर भी कहा जाता है। ठीक है, शाही जल, राज जल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय, पुराने समय में जो एल्केमिस्ट होते थे, जो रसायनों के साथ काम करते थे, वो इसी एक्वारेजिया में ही सोना और प्लेटिनम जैसे नोबेल मेटल्स को घुलाया करते थे। सभी मेटल हालांकि उसमें नहीं घुलते थे। अब हम लोग नोबेल मेटल्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए नोबेल मेटल्स में क्या क्या आते हैं। नोबेल मेटल्स जो हैं वो इधर देखिए, नोबेल मेटल्स में आते हैं ये सब जो है, ये रुथेनियम आता है, रोडियम आता है, पैलेडियम आता है, Ag यानी सिल्वर आता है, ऑस्मियम आता है, इरिडियम आता है, प्लेटिनम आता है और हमारा गोल्ड आता है। और इसके साथ साथ जब थोड़ी और परिभाषा को कुछ वैज्ञानिक विस्तार देते हैं तो इसे रेनियम को भी जोड़ते हैं, Hg मरकरी को भी जोड़ते हैं और Cu कॉपर को भी जोड़ते हैं। ये सब चीज़ें जो है नोबेल मेटल में आती हैं। अब स्ट्रिक्टली देखें तो ये 8 जो हैं वो जरूर आते हैं, ये Ag, Au, Pt, Pd, Rh, Ir, Ru, OS, Tc, Re ये सब जरूर आते हैं। नोबेल मेटल्स को नोबेल क्यों कहा जाता है, तो देखिए जैसे यहाँ पे नोबेल गैसेज है, इधर नोबेल गैसेज है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। तो नोबेल गैस क्या है, वो क्रियाशील नहीं होती, किसी से क्रिया नहीं करती। यानी नोबेल लोग क्या होते हैं, भद्र लोग। भद्र लोग क्या होते हैं, वो एकदम शांत रहते हैं, दूसरों से उनको झगड़ा झंझट नहीं करना है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देना, किसी ने अच्छा किया, बुरा किया, अच्छा कहा, बुरा कहा, उस पर ज़्यादा कुछ प्रतिक्रिया नहीं देना है। तो वैसे ही ये चूँकि प्रतिक्रियाशील नहीं होते हैं अधिक, तो इसलिए इन्हें नोबेल मेटल कहा गया। जैसे सोने के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि क्या है, यह जो है वह शुद्ध रूप में पाया जाता है। क्यों, क्योंकि दूसरी से प्रतिक्रिया नहीं करता, अभिक्रिया नहीं करता है जल्दी वातावरण से, तो इसलिए शुद्ध रूप में विद्यमान रहता है। तो इसलिए इनको नोबेल मेटल कहा गया। अब अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा तांबे का मिश्र धातु नहीं है। निम्न में से कौन सा तांबे का मिश्र धातु नहीं है। A पीतल, B कांसा, C गन मेटल, D सोल्डर।
तांबे का मिश्र धातु नहीं है। तो देखिए इसका उत्तर होगा सोल्डर। इसका उत्तर क्या होगा? सोल्डर। तांबे का मिश्र धातु नहीं है। यही है सोल्डर, जो सोल्डर का प्रयोग किया जाता है किसी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में भी यूज किया जाता है, या किसी नट इत्यादि को फिक्स करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ क्या किया जाता है, इसका गलनांक जो बहुत कम होता है, इसलिए ये इसको गर्म किया जाता है और फिर इसके ऊपर जो ही रखते हैं इस मेटल के ऊपर, तो ये क्या होता है, ये पिघल जाता है और यहाँ पर ये चिपक जाता है। अब पीतल क्या है? पीतल जो है वो है ब्रास। और कांसा क्या है? वो है ब्रॉन्ज। और गन मेटल, तो गन मेटल ही है। हाँ, तो देखिए ब्रास में क्या होता है? ब्रास में होता है Cu+ Zn, और कांसा में क्या होता है? Cu+ Sn। और गन मेटल में क्या होता है? बस इस दोनों को मिला दिए, Cu+ Sn+ Zn। और सोल्डर में क्या होता है? Pb+ Sn। ठीक है, लेड + टीन। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। कोविड-19 से बचने के लिए प्रयोग किए जाने वाले हैंड सैनिटाइजर में पूरे मिश्रण का न्यूनतम कितना प्रतिशत अल्कोहल होना चाहिए? कितना प्रतिशत अल्कोहल होना चाहिए? हैंड सैनिटाइजर हम लोग प्रयोग करते हैं 30%, 40%, 50% या 60%। पूरे मिश्रण में कितना रहता है लिखा हुआ, याद है कुछ? देखिए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा न्यूनतम 60% होना चाहिए। देखिए बाबा रामदेव ने क्या दिया है, उसमें 70% है। यहाँ पर देखिए ये सैनिटाइजर्स जो होते हैं उसमें मूल रूप से 2 तरह के अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल तो और भी हैं, लेकिन उनका प्रयोग जो है करना वो मना है। जैसे मिथाइल वाले जो हैं, मिथाइल अल्कोहल, मेथनॉल, वुड अल्कोहल, ये जो है उनका प्रयोग नहीं करना है। प्रोपाइल वाले जो हैं, प्रोपेनॉल, उनका प्रयोग नहीं करना है। जिनका प्रयोग करना है वो है कौन है? आइसोप्रोपाइल वाले। ठीक है, आइसोप्रोपाइल इथाइल यानी एथेनॉल का प्रयोग किया जा सकता है। आइसोप्रोपेनॉल, 2-प्रोपेनॉल, इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो एथेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल इनका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए सैनिटाइजर जो है, हैंड सैनिटाइजर जो है वो साबुन से अधिक प्रभावी नहीं है, यह ध्यान देने वाली बात है। साबुन और पानी का प्रयोग अगर किया जाए 6 से 20 सेकेंड के लिए हाथ धोने में, तो वह ज़्यादा प्रभावी होता है। CDC, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सेंटर, ये अमेरिका की एक संस्था है, उसका कहना है कि न्यूनतम 60% जो है अल्कोहल वो होना चाहिए हैंड बेस्ड सैनिटाइजर में। लेकिन WHO ने जो गाइडलाइंस दिया है फॉर्मुलेशंस बनाने के लिए, सैनिटाइजर बनाने के लिए, उसमें 2 तरह के उन्होंने फॉर्मुलेशन बताए हैं। एक में है एथेनॉल बेस्ड है और दूसरा है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बेस्ड। एथेनॉल वाले में उनका कहना है कि 80% जो है वो एथेनॉल होना चाहिए, और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल वाले में उनका कहना है कि 75% जो है वो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होना चाहिए। ग्लिसरॉल इत्यादि जो मिलाया जाता है वो इसलिए मिलाया जाता है कि हाथों को थोड़ा चिकनापन महसूस हो। अगला प्रश्न, छोटी आंत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, इसमें पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, यह बड़ी आंत से लंबी होती है। कौन सी बात सही है? केवल एक सही है कि भोजन का अवशोषण होता है, या केवल 2 सही है कि बड़ी आंत से लंबी होती है, या C सही है कि दोनों सही है, भोजन का भी अवशोषण होता है और बड़ी आंत से लंबी भी होती है, कि दोनों बात गलत है कि भोजन का अवशोषण तो होता है, नहीं होता है, और बड़ी आंत से लंबी भी नहीं होती है। तो क्या होता है? देखिए इसका उत्तर होता है कि दोनों बातें सही हैं। छोटी आंत क्या है? अवशोषण होता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। यह बड़ी आंत से लंबी होती है। जी हाँ, यह बड़ी आंत से क्या होती है? लंबी होती है। देख रहे हैं ये जो कलरफुल वाला हिस्सा है, ये पूरा ये सारा ये है छोटी आंत, और ये जो देख रहे हैं आप ये है बड़ी आंत, ये बड़ी आंत है। तो छोटी आंत क्या होती है? वो लंबी होती है। फिर छोटी क्यों कहते हैं? क्योंकि छोटी आंत का जो है जो चौड़ाई होती है वो कम होती है, इसलिए वो छोटी हो गई, और बड़ी आंत की चौड़ाई जो है वो थोड़ी बड़ी होती है, तो इसलिए वो बड़ी होगी, उससे बड़ी आंत कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। अब छोटी आंत का क्या है? 3 हिस्से बटे हुए थे, एक होता है डेडेनम, एक होता है जेजेनम और एक होता है इलियम। तो देखिए इलियम वाला हिस्सा जो है वो ज़्यादा बड़ा है, उससे छोटा है जेजेनम और उससे भी छोटा है डेडेनम। ये C जैसा है, ये C शेप का रहता है। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है C शेप का कौन सा है। अब थोड़ा और विस्तार से इसे बड़े हो आकार में हम लोग देख लेते हैं।
तो देखिए यहाँ बताया गया है कि ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन है, कोलोन जिसको कहते हैं, बड़ी आंत है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसे क्षुद्रांत्र भी कहते हैं, छोटा आंत है, इसलिए ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये स्टोमक है, आमाशय है। अब अगला प्रश्न, कितने प्रकार के विटामिन बी होते हैं? ए 8, बी 9, सी 6, डी 12। कितने प्रकार के विटामिन बी होते हैं? आप लोगों ने बुक में कई बार देखा होगा। कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं। जी हाँ, 8 प्रकार के ही होते हैं। देखिए, विटामिन B1 इसका रासायनिक नाम है थायमीन, विटामिन B2 रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन, विटामिन B3 का नाम नियासिन, निकोटिनामाइड या निकोटिनामाइड राइबोसाइड या निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं। ये सब याद रहना चाहिए। विटामिन B5 का पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 का पैरोडिक्सिन या पैरोडेक्सामाइन, विटामिन B7 का बायोटीन, विटामिन B9 का फोलेट और B12 का कोबालामिन। तो ये टोटल 8 ही हुए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब 4 तो गायब है। कौन कौन से गायब है? विटामिन B4, B8, B10, B11। ये सब पहले विटामिन माने जाते थे बी, और इसके ये बी में इनको डाला गया था, लेकिन बाद में पता चला कि ये 2 मानक जो होते हैं विटामिन के, उसकी पूर्ति नहीं करते हैं। क्या? विटामिन होने के लिए पहली चीज़ जरूरी है कि वो जीवन के लिए जरूरी है, एसेंशियल हो, और शरीर उसका निर्माण नहीं कर पाए। अगर कर भी पाए तो बहुत थोड़ी मात्रा में कर पाए। इसलिए विटामिन को बहुत ही एसेंशियल न्यूट्रिएंट माना जाता है, क्योंकि शरीर उनका निर्माण नहीं कर पाता है। तो इनके बारे में पता चला कि ये जो है वो इस दोनों मानक की पूर्ति नहीं करते हैं। और विटामिन देखिए क्या है, वो एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट है, क्योंकि वो हमें थोड़ी मात्रा में उसकी ज़रूरत पड़ती है। और किस लिए ज़रूरत पड़ती है? कि शरीर का मेटाबॉलिज्म जो है वो अच्छे से काम कर सके, और हमारा शरीर जो है उसको सिंथेसाइज नहीं कर पाता है। एसेंशियल इसलिए है क्योंकि सिंथेसाइज नहीं, निर्माण नहीं कर पा रहा है, और अगर कर भी पा रहा है तो इतनी कम मात्रा में कर पा रहा है कि वो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम बाहरी डाइट से लें। अब जैसे एक विटामिन है विटामिन सी, वो कुछ स्पेसीज में जो है सिंथेसाइज होता है, लेकिन सब में नहीं होता है, और इसे पहले इंस्टांस में से विटामिन नहीं माना जाता है, लेकिन फिर दूसरे इंस्टांस में इसको माना जाता है, क्योंकि शरीर जो है मैन्युफैक्चर नहीं कर पाता। मानवों की दृष्टि देखें तो हमारा शरीर तो विटामिन सी मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहा है, अंदर में सिंथेसाइज नहीं कर पा रहा है। और विटामिन में जो खनिज हैं, फैटी एसिड्स हैं, एमिनो एसिड्स हैं, वो सब शामिल नहीं किए जाते हैं। फैटी एसिड हुआ घी तेल वाला मामला, और एमिनो एसिड हो गया प्रोटीन वाला मामला। आगे, निम्न में से कौन सा यूनिवर्सल ब्लड डोनर है? कौन सा यूनिवर्सल ब्लड डोनर है? ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव। ए पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। तो क्या होगा इसका उत्तर? ओ निगेटिव। ओ निगेटिव जो है वह क्या होता है? उसे यूनिवर्सल ब्लड डोनर माना जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक बना हुआ है, ये सारे जो है ये डोनर के रूप में लिखे हुए हैं, और इधर जो है रिसिपिएंट, जो लेने वाले हैं, ग्रहण करने वाले हैं, उनके बारे में लिखा हुआ है। देखिए, ओ जो है वह किससे ले सकता है? केवल ओ निगेटिव जो है केवल ओ निगेटिव से ही ले सकता है। देखिए, निगेटिव पॉजिटिव किस चीज़ पे निर्भर करता है? वो निर्भर करता है पॉजिटिव और निगेटिव। जिसमें RH फैक्टर होता है वो निगेटिव है, जिसमें RH फैक्टर नहीं होता है, RH फैक्टर जिसमें होता है वो पॉजिटिव है, जिसमें नहीं होता है वो निगेटिव है। तो ये दोनों को एक साथ नहीं, RH फैक्टर पॉजिटिव वाले को निगेटिव वाले का जो रक्त है वो दिया जा सकता है, क्योंकि उसमें RH फैक्टर जो नहीं होता है, लेकिन निगेटिव वाले को पॉजिटिव वाले का नहीं दे सकते हैं। ठीक, तो इसीलिए जो है निगेटिव वाले जो है वो क्या हो जाते हैं? वो यूनिवर्सल ब्लड डोनर हो जाते हैं। किसी को, वो तो किसी को भी दे सकता है, तो इसलिए वो जो है वो सबका प्रदाता है। लेकिन वो निगेटिव जो है वो पॉजिटिव से भी ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि वो निगेटिव है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि दूसरे को नुकसान पहुंचा सके। RH फैक्टर भी नहीं है उसमें। तो यहाँ पर अब देखिए, ए बी पॉजिटिव जो है वो सबसे ले सकता है, ए बी निगेटिव जो है वो ओ निगेटिव वाले क्या होंगे? वो निगेटिव वाले से ही ले सकते हैं। पहली बात, पॉजिटिव वाले निगेटिव वाले से भी ले सकते हैं, पॉजिटिव वाले से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ए बी निगेटिव वाले किससे लेंगे? ओ वाले से लेंगे, बी वाले से लेंगे, ए वाले से लेंगे, ए बी निगेटिव वाले से लेंगे। ए पॉजिटिव वाले किससे लेंगे? ओ निगेटिव, ओ से तो ओ निगेटिव से सभी ले सकते हैं, वो
वो पॉजिटिव वाले से भी ले सकते हैं, निगेटिव वाले से भी ले सकते हैं। ओ पॉजिटिव से लेंगे, ए निगेटिव से लेंगे, ए पॉजिटिव से लेंगे। जो ए निगेटिव है वो ए निगेटिव है तो ओ निगेटिव से लेगा या ए निगेटिव से लेगा। बी पॉजिटिव है तो ओ वो पॉजिटिव निगेटिव ओ वाला दोनों से लेगा, और बी का पॉजिटिव निगेटिव दोनों से ले सकता है। लेकिन बी निगेटिव जो है वो क्या किससे लेगा, वो या तो ओ निगेटिव से लेगा या बी निगेटिव से लेगा, ऐसे ही है। और अब अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें एंटीजन पाया जाता है? WBC, RBC, प्लाज्मा, प्लेटलेट। WBC, RBC, प्लाज्मा, प्लेटलेट। देखिए RBC में एंटीजन पाया जाता है। देखिए दो तरह की चीजें पाई जाती हैं, एक है एंटीबॉडी और एक है एंटीजन। एंटीबॉडी और एंटीजन, एंटीबॉडी जो है वो प्लाज्मा में पाया जाता है, एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाया जाता है, और एंटीजन जो है वो रेड ब्लड सेल में पाया जाता है। RBC रेड ब्लड सेल में पाया जाता है, और इन्हें AB में बांटा जाता है। तो देखिए जहाँ A एंटीजन है वहाँ क्या है, एंटीबॉडी B होगा। जहाँ B एंटीजन है B है तो इधर क्या होगा, एंटीबॉडी A होगा। और जहाँ AB एंटीजन दोनों आ गया तो वहाँ क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये एंटीबॉडी कोई सा भी नहीं होगा। और एंटीजन A और एंटीबॉडी A और B आ गया है तो इधर एंटीजन कोई सा भी नहीं होगा। तो ये चीज़ जो है वो होता है, ब्लड के ग्रुप्स को बांटने में भी ये चीज़ जो है वो काम होती है, कारगर होती है। और माता पिता का रक्त ग्रुप से बच्चे का रक्त ग्रुप का निर्धारित करने में भी ये एंटीबॉडी और एंटीजन जो है वो निर्धारक होती है। उससे पता चल जाता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप बच्चे का क्या क्या प्रोबेबल हो सकता है। जिसे हम लोग किसी अन्य प्रश्न में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोविड-19 क्या है? एक पेंडेमिक, एक एपिडेमिक, एक एंडेमिक, एक आउटब्रेक। कोविड-19 क्या है? एक पेंडेमिक है, एक एपिडेमिक है, एक एंडेमिक है, एक आउटब्रेक है। हिंदी में मैंने इसे इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि देखिए परीक्षा में ऐसी तरह के ऑप्शंस भी आते रहे हैं पहले भी कुछ प्रश्न के लिए, तो इसे ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पेंडेमिक, एपिडेमिक, एंडेमिक या आउटब्रेक। देखिए कोविड-19 क्या है? एक पेंडेमिक है, पेंडेमिक है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये क्या होता है, डिवीजन क्या होता है। देखिए अगर कोई डिजीज जो है, कोई बीमारी जो है वो रुक रुक कर कुछ समय बाद अनियमित रूप से होते है, उससे कहते हैं स्पोरेडिक, यानी रुक रुक कर होने वाला। एंडेमिक क्या होता है? अगर वह किसी खास भूगोल में सीमित हो, किसी खास भूगोल में पॉपुलेशन में सीमित हो तो उसे कहते हैं एंडेमिक। यानी क्या हो, उसे हिंदी में लोग महामारी भी कह देते हैं, लेकिन पेंडेमिक के लिए भी महामारी हम लोग कह देते हैं, इसलिए अंग्रेजी में ही याद रखना पड़ेगा, एंडेमिक कहते हैं। हाइपर एंडेमिक होता है जब इसका अकरेंस जो है, जब बीमारी की मात्रा जो है बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। और एपिडेमिक जो होता है, एपिडेमिक वह क्या होता है, वह बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया हो, अचानक से बढ़ गया हो, केसेज की संख्या, बीमारी से ग्रसित लोगों की संख्या, और उस जनसंख्या में जितना माना जाता हो कि इतना हो सकता है उससे भी अधिक हो गया हो बहुत ज़्यादा, तो उसे कहते हैं एपिडेमिक। हिंदी में इसके लिए महामारी ही लोग प्रयोग कर देते हैं। तो जैसे चाइना में जब ये हुआ शुरुआत में, तो वुहान वायरस क्या था, वो एक एंडेमिक था शुरू में, क्योंकि वो एक खास जगह में हुआ, वो ख़त्म हो गया। और फिर जब वह वुहान में था तो एंडेमिक हुआ, और जब वो और फैल गया आगे तो वो एपिडेमिक हो गया। और जब आउटब्रेक क्या होता है, आउटब्रेक हो जाता है क्या कि डेफिनेशन ऑफ एपिडेमिक सेम डेफिनेशन है, लेकिन मोर लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया में, वो और सीमित ज्योग्राफिकल एरिया में बीमारी हो गया हो, ठीक है, बहुत सीमित एरिया में। जैसे मोहल्ले में, किसी मोहल्ले में बीमारी फैल गई तो आउटब्रेक। क्लस्टर में क्या किया जाता है, क्लस्टर में कुछ खास ग्रुप्स में, प्लेसेज में, उसमें बांट दिया जाता है। जैसे अभी कोविड मामले में क्या किया जाता था, कुछ खास मोहल्ले में हो रहा है ये, तो क्लस्टर्स में, इस क्लस्टर में हो रहा है, अलग अलग ऐसे में बांट दिया जाता था, तो उसे ही कहते हैं हम क्लस्टर वाली स्थिति कहते हैं। और क्लस्टर वाली स्थिति में भी क्या होता है कि जो संख्या होती है वो अधिक ही होती है, बहुत ज़्यादा, ठीक है।
और जब पेंडेमिक होता है तो क्या होता है, वो कई सारे देशों में फैल जाता है। अभी कोविड-19 के साथ क्या, वो दुनिया के उसने अधिकांश देशों को प्रभावित किया है, इस वुहान वायरस ने, चाइनीज वायरस ने। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मलेरिया का जनक प्लाज्मोडियम क्या है? मलेरिया का जनक प्लाज्मोडियम क्या है? एक जीवाणु, एक विषाणु, एक कवक, एक प्रोटोजोआ। जानते हैं मलेरिया का जनक क्या है? प्लाज्मोडियम है। तो वह क्या है? एक जीवाणु है, एक विषाणु है, एक कवक है, एक प्रोटोजोआ है। क्या है? तो मलेरिया का जनक प्लाज्मोडियम जो है वह क्या है? एक प्रोटोजोआ है। वह क्या है? एक प्रोटोजोआ है। अब देखिए, यह प्लाज्मोडियम क्या करता है, इसका एक साइकिल देखते हैं हम लोग क्या करता है। पहले किसी भी जानवर को हुआ हो, इसने वहाँ से खून उठाया, उसका मच्छर जब खून उठाया, उसने क्या किया, उस खून को अपने लार के माध्यम से जब उसने अपना दंश काटा व्यक्ति को, तो वह व्यक्ति संक्रमित हो गया। संक्रमित होने के बाद वह प्लाज्मोडियम जो था यहाँ से मच्छर के लार्वा के माध्यम से मनुष्य के रक्त में आया, और जब वहाँ से आया तो वह क्या करता है, वह शुरू में लीवर सेल्स में, हमारे लीवर में जो है जाकर यह धीरे धीरे वहाँ पर बढ़ने लगता है, और जब वहाँ से फिर ये बढ़कर ये हमारे आरबीसी में पहुँच जाता है। लीवर से ये आरबीसी में पहुँच जाता है, खून में पहुँच जाता है, और जब फिर से खून में बढ़ के पहुँच चुका है तो फिर मच्छर अगर उस आदमी को काटेगा, इस आदमी को अब मच्छर काटेगा, ये बीमार हो गया, मलेरिया से पीड़ित हो गया है। अब इसलिए मलेरिया में क्या किया जाता है, दवा खाने से पहले जब भी क्विनोन डॉक्टर लिखे तो क्या करना चाहिए, ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए। नहीं तो डॉक्टर अपने मन से दवा लिखते रहते हैं और शरीर लीवर खराब होने लगता है। तो क्या करना है कि टेस्ट हुआ, पता चला मलेरिया है और मच्छर काट रहा है, मच्छर ने काट लिया उस मच्छर। अब मच्छर क्या करेगा, वो प्लाज्मोडियम को लेकर घूम रहा है, वो अब दूसरे व्यक्ति काटेगा, तो ऐसे मलेरिया फैलने लगता है। ठीक है, तो मलेरिया का जनक प्लाज्मोडियम है, और ये मच्छर मादा एनोफ्लीज मच्छर आमतौर पर होती है, लेकिन मच्छर जो है वो कई प्रकार के मच्छर होते हैं, 3-4 प्रकार के मच्छर होते हैं जो कि इस मलेरिया के वाहक हैं। अगला प्रश्न, गोल्डन राइस किस विटामिन की आपूर्ति के लिए जेनेटिकली इंजीनियर्ड चावल है? गोल्डन राइस किस विटामिन की आपूर्ति के लिए जेनेटिकली इंजीनियर्ड चावल है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। इसका उत्तर होगा विटामिन ए। गोल्डन राइस, देखिए अभी हाल ही में फिलीपींस ने क्या किया है, वह विश्व का पहला देश बन गया है जिसने कि इस जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस को, इस सुनहरे राइस के कॉमर्शियल प्रोडक्शन को, यानी वाणिज्यिक उत्पादन को, कि अब बनाइए और बेचिए, उत्पादन को क्या कर दिया है, उसने अप्रूव कर दिया है, उसकी मान्यता दे दी है। कौन सा देश है? फिलीपाइंस। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गोल्डन राइस पर बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। देखिए, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वह कहाँ है? वह है आपको फिलीपाइंस में ही है, और इसका हेडक्वार्टर है लॉस बैनियोस, फिलीपींस में है। तो इसकी स्थापना 1960 में हुई थी, और यही संस्था जो है वह सुनहरे राइस पर काम कर रही है। सुनहरा राइस इसलिए इसको कहा गया क्योंकि ये इसका, देखिए इसका रंग कैसा होता है, ये पीला, सुनहरा पीला होता है, इसलिए इसका, और ये साधारण राइस है और ये गोल्डन राइस है। ठीक है, ये गोल्डन राइस है और ये आम राइस है, तो इसका रंग ऐसा होता है। इसलिए इसका रंग ऐसा सुनहरा होने का कारण क्या है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें होता है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन जैसे गाजर में होता है ना कैरोटीन, वैसा है बीटा कैरोटीन इसमें होता है, और इसमें जीन डाल दिया है दूसरे पौधों से लाकर और जीवों से मिलाकर, और फिर क्या हुआ है कि ये इसमें जो है वो बीटा कैरोटीन डेवलप हो जाता है, और वह बीटा कैरोटीन जब हमारे शरीर के अंदर जाता है तो वह विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है, और जिसको विटामिन ए की डिफिशियंसी है वो क्या होगा, वो उसकी डिफिशियंसी जो है वो दूर हो जाएगी, विटामिन ए की कमी दूर हो जाएगी। लेकिन समस्या क्या है? समस्या यह है कि कितना डेली खाना पड़ेगा यह किसी को नहीं पता है, नहीं बताया गया अभी भी। मान्यता दे दी कि बेचो, लेकिन कितना खाना पड़ेगा, 200 ग्राम, 400 ग्राम, 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, तब जाके डेली रिक्वायरमेंट पूरा होगा, कितना खाना पड़ेगा ये नहीं बताया गया है। दूसरा यह नहीं बताया गया है कि यह जो है वह फैट सॉल्युबल है। विटामिन ए क्या है, वो फैट सॉल्युबल है, यानी वसा में, घी में, तेल में, यह उसमें वो क्या होता है, वह
घुल जाता है। और जो बच्चे इस विटामिन ए में जो है वो उनकी कमी है उनके डाइट में, उनके पास तो गरीब हैं, वो गरीब हैं तो गरीब है तो उनके भोजन में क्या होगा, उनके भोजन में फैट भी नहीं होगा। तो ऐसे में इनके शरीर में बीटा कैरोटीन का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, कैसे प्रभावी रूप से होगा, इसके बारे में भी कुछ नहीं बताया गया है। और तीसरा क्या है जो सबसे बड़ी समस्या है कि जब फसल को काट कर लाया जाएगा और उसका संरक्षण किया जाएगा, उसको बोरे में पैक करके रखा जाएगा, तो बीटा कैरोटीन जो है वो धीरे धीरे समाप्त होगा। कैसे होगा, क्या होगा, तो ये चीज़ जो है उसके बारे में भी नहीं बताया गया है। तो और एक और बड़ी समस्या है, वो क्या है, बायोसेफ्टी का है। बायोसेफ्टी का क्या है कि बायोसेफ्टी, अब यह इस फसल का जब उत्पादन होगा तो दूसरे जो चावल की फसलें हैं उन पर इनका क्या असर होगा, इसके बारे में भी नहीं बताया गया। तो इसलिए जो कई जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, वो इस पर आपत्ति जता रहे हैं कि इस सुनहरे राइस के वाणिज्यिक उत्पादन को जो मान्यता दी गई है, वह मान्यता क्यों दी गई है, उसे मान्यता नहीं देनी चाहिए थे, और वह यह एक तरह से जो है वह गलत है। तो आप देखेंगे ये 3-4 जो महत्वपूर्ण सवाल हैं, इसका उत्तर दिए बगैर इस तरह जेनेटिक क्रॉप को मान्यता देना जो है वह कहीं ना कहीं क्या है, वह जो फसलों की डाइवर्सिटी है उसके लिए खतरा हो सकता है। और जहाँ तक है विटामिन ए डिफिशियंसी की बात, तो उसके लिए तो बहुत सारे उपाय हैं, साग सब्जियाँ हैं, गाजर है, जो सस्ते उपाय हैं उनका भी उपयोग किया जा सकता है। अब दूध को आयरन से फोर्टिफाई करने के बजाय उसके बजाय अगर दूध में हल्दी मिला दिया जाए 2 चुटकी, तो वो तो हो गया, हल्दी में आयरन होता है, तो आयरन से फोर्टिफाई करने की क्या ज़रूरत है। तो ऐसी ही चीज़ें हैं, कई चीज़ें हैं जो कि हमें जानना है, और यह देखना है कि कई चीज़ें जो हैं वो क्या होती हैं, केवल बाजार के दबाव में फ़ायदे के लिए जो है वो थोप दी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओलेरी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, ओलेरी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, अंगूर की खेती, फूलों की खेती, सब्जी की खेती, फलों की खेती। तो ओलेरी कल्चर है सब्जी की खेती, और अंगूर की खेती क्या है, वो है विटीकल्चर। फूलों की खेती क्या है, फ्लोरिकल्चर, और फलों की खेती क्या है, उसे कहते हैं पोमोलॉजी। इसमें इसका अध्ययन किया जाता है। ओलेरी कल्चर में सब्जी की खेती का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न, आनुवांशिकी के पिता ग्रेगोर जॉन मेंडल ने मुख्यतः किन पौधों पर प्रयोग किया था। आनुवांशिकी के पिता ग्रेगोर जॉन मेंडल ने मुख्यतः किन पौधों पर प्रयोग किया था, ए मटर, बी मूंग, सी चना, डी गेहूं। तो उन्होंने मुख्यतः, यह ग्रेगोर जॉन मेंडल, इन्होंने क्या किया था, मटर के पौधों पर प्रयोग किया था, आनुवांशिकी के नियम दिए थे। अगला प्रश्न, घरेलू बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है। घरेलू बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है, राना टिग्रीना, बॉस इंडिकस, कैनिस फैमिलियरिस, फेलिस डोमेस्टिका। घरेलू बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है, राना टिग्रीना, बॉस इंडिकस, कैनिस फैमिलियरिस, डी फेलिस डोमेस्टिका। क्या है, तो इसका उत्तर होगा डी फेलिस डोमेस्टिका। देखिए राना टिग्रीना जो है वो क्या है, वो है मेढक, राना टिग्रीना है, और बॉस इंडिकस क्या है, वो है ये गाय, भैंस, गाय और बैल, और कैनिस फैमिलियरिस क्या है, वो है ये डॉग। फैमिलियरिस क्या हुआ, फैमिलियरिस हुआ जिससे परिचित हो, तो कुत्ता कितना हमारा परिचित होता है, अच्छा दोस्त होता है, तो कैनिस फैमिलियरिस हो गया। और डॉग को कैनाइन भी कहते हैं, नहीं दांत क्या होते हैं इनके, बड़े ही एकदम पैने होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं, इसलिए इन्हें हमारे कुछ दांत होते हैं जो, उनको क्या कहा जाता है, कैनाइन भी कहा जाता है। और बॉस इंडिकस क्या हुआ, ये इंडिया से ही, ये देखिए हम्प्ड होते हैं, ये इनके ऊबर खूब निकला हुआ रहता है, उभरा रहता है, यहाँ पर कुबर रहता है। और फेलिस डोमेस्टिका क्या है, फेलिस डोमेस्टिका जो है वो घरेलू है, डोमेस्टिक से डोमेस्टिका हुआ, डोमेस्टिक क्या होता है, घरेलू बिल्ली होती है। देखिए रानी की तरह एकदम लेटी हुई है बिल्ली, मौसी जी का घर है ये। अब यहाँ पर एक चीज़ जो महत्वपूर्ण है वो मैं बता दूं आपको कि ये देखिए, ये जो बॉस इंडिकस है, ये है रामपुरवा में मिला था। ये रामपुरवा कहाँ है, ये बेतिया में है, पश्चिमी चंपारण में है ये। और यह अशोक के समय का यह
पिलर था, एक पिलर उस पर यह मिला था। और अभी यह राष्ट्रपति भवन में है। ये कहाँ है? रामपुरवा, पश्चिमी चंपारण में मिला था। अशोका का ये एक स्तंभ था और स्तंभ के ऊपर ही ये था। बहुत खुदाई के बाद मिला, तो पिलर के ऊपर जो यह लगा हुआ रहता था, यह पिलर होता था और इसके ऊपर यही आकृति ऐसे यहाँ पे ये बना हुआ रहता था। तो ये अशोकन पिलर का है और अभी यह राष्ट्रपति भवन में लगा हुआ है। तो देख सकते हैं ये एकदम सेम जो साण होते हैं हमारे, उनसे मिलता जुलता है। अब अगला प्रश्न, भारत के पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? भारत के पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ए 1972, बी 1962, सी 1976, डी 1984। कब हुई थी पशु कल्याण बोर्ड? एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1972, 1962, 1976, 1984। तो इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। भारत चीन युद्ध जिस वर्ष हुआ था उसी वर्ष हुई थी। और यह क्या है? यह एक वैधानिक जो है वह सलाहकार संस्था है पशु कल्याण कानूनों के संबंध में। और प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960, पशुओं के विरुद्ध क्रुएल्टी जो की जाती है उसको रोकने के लिए जो कानून बना था 1960 में, उसके अंतर्गत ही इनकी स्थापना की गई थी। और इसके निर्माण में रुक्मिणी देवी अरुंडेल नामक महिला का बहुत ही महत्वपूर्ण हाथ था। यह एक स्वतंत्रता सेनानी भी थी। और इसके बोर्ड में 28 मेंबर्स होते हैं, 28 मेंबर्स होते हैं जो 3 साल के लिए ये रहते हैं। और यह पिछले 50 साल से यह बोर्ड जो है वह पशु कल्याण के क्षेत्र में यह काम कर रहा है। अब अगला प्रश्न, अमृता देवी ने किन पेड़ों को बचाते हुए अपनी जान दे दी थी? अमृता देवी ने किन पेड़ों को बचाते हुए अपनी जान दे दी थी? ए पीपल, बी खैर, सी खेजरी, डी बरगद। अमृता देवी ने खेजरी पेड़ों को बचाते हुए अपनी जान दे दी थी। देखिए ये है अमृता देवी, ये एक महान महिला थी। अमृता देवी बिश्नोई, अमृता देवी बेनीवाल भी इनका नाम लिखा मिलता है। और ये अमृता देवी, इनके नाम पर कई पुरस्कार भी हैं पर्यावरण से संबंधित। बिश्नोई समाज जो है वह पर्यावरण का अनन्य उपासक है, पर्यावरण का अनन्य संरक्षक है। बहुत महान संरक्षक यह समुदाय माना जाता है और इससे सबों को प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए। अमृता देवी ने क्या किया था? इन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। आशु, रत्नी और भागु नाम की इनकी 3 बेटियां थीं, उन्होंने भी अपनी जान दे दी थी। हुआ क्या था कि महाराजा जोधपुर के लोग जो थे वो आए और उन्हें महल के लिए जो चूना पत्थर था, महल के निर्माण के लिए चूना पत्थर को गलाने के लिए आग जलानी थी और उसे जलाने के लिए खेजरी के पेड़ों को काट रहे थे। तो माता श्री आई, माता अमृता देवी बिश्नोई, और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि नहीं, जान चली जाए लेकिन एक पेड़ नहीं जा सकता है। और फिर धीरे धीरे, और ये इतने निर्दयी थे कि इन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी जान चली जाए तो चली जाए, पेड़ तो हमें चाहिए। तो इन्होंने तलवार चला दिया और माता श्री की जान चली गई। लेकिन बिश्नोई समुदाय नहीं रुका और देखिए 363 से अधिक बिश्नोइयों ने क्या किया? खेजरी के पेड़ों की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। यानी भारत का पहला चिपको आंदोलन जो कहेंगे तो वो कहाँ से शुरू हुआ? ये उसी समय शुरू हो गया था, आज़ादी के पहले ही, 1730 के समय की बात है। जोधपुर महाराज को जब यह बात पता चली बाद में कि अरे ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं, पेड़ काटना बंद करो, रोको। और इसी पेड़ को जो है, जहाँ पे यह जगह हुआ था वह खेजारली नाम की जगह है, मारवाड़ राजस्थान में है यह। तो अमृता देवी बिश्नोई ये वो महान महिला थी जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनी जान दे दी, अपने बच्चों के साथ जान दे दी। उनके समुदाय के लोगों ने भी उनका पूरा साथ दिया पेड़ों की रक्षा में। अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस गैस के बारे में क्या गलत है? ग्रीन हाउस गैस के बारे में क्या गलत है? ए, जलवाष्प एक ग्रीन हाउस गैस है। बी, ग्रीन हाउस गैस के बिना पृथ्वी की सतह बहुत ठंडी होती। सी, नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। डी,
नाइट्रोजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस के बारे में क्या गलत है? क्या जलवाष्प एक ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस के बिना पृथ्वी की सतह बहुत ठंडी होती। अगर पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस नहीं होते तो क्या पृथ्वी बहुत ठंडी होती? नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्या नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रोजन एक ग्रीन हाउस गैस है या नहीं? तो क्या होगा इसका उत्तर? ग्रीन हाउस गैस के बारे में क्या गलत है? तो नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यह बात जो है वह गलत है। नाइट्रस ऑक्साइड जो है वह एक ग्रीन हाउस गैस है, वही लाफिंग गैस जिसे कहते हैं। प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन से? वो वाटर वेपर है, जलवाष्प। जलवाष्प भी जो है वह क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। जलवाष्प क्या करता है? वह घेर लेता है, ऊपर से आ जाएगा, घेर जाएगा। जैसे बादलों से घिरे हुए में क्या होता है? मौसम में क्या होता है? गर्मी बहुत अधिक होता है। ग्रीन हाउस क्या है? ग्रीन हाउस गैस तो यही है कि ऐसा घर जिसमें क्या हो, यहाँ ऊपर में शीशा लगा जाता है चारों तरफ और अंदर की गर्मी को अंदर ही रोक लिया जाता है और फिर अंदर में क्या किया जाता है? पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, सब्जियां उगाई जाती हैं। तो ग्रीन हाउस गैस ऐसा है कि अंदर से सूरज की गर्मी जो है वो आएगी और क्या होगा? वो फिर वो बाहर, अंदर तो घुस गए लेकिन बाहर निकल नहीं पाएगा, अंदर घुस गए लेकिन बाहर निकल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो जलवाष्प भी क्या करता है? बादलों वाली रात में क्या होता है? पूरा गर्मी जो है और ज़्यादा लगता है। बादल क्या है? जलवाष्प का ही संघनित रूप है। और कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो वैसे ही ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन, मीथेन जो है वह भी बहुत बड़ा ग्रीन हाउस गैस है। हाँ, धान के खेतों में मीथेन बहुत निकलता है। नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है। ओजोन ग्रीन हाउस गैस है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो एसी से निकलता है वो ग्रीन हाउस गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं माने जाते हैं। और ग्रीन हाउस गैस अगर नहीं होते तो क्या होता? पृथ्वी के सरफेस का तापमान बहुत ही कम हो जाता, -18 डिग्री सी हो जाता और क्या होता? रहने के लिए बड़ी मुश्किल होती, बहुत ठंड होती। नहीं, सब लोग साइबेरिया में ही रहते, तब पूरा दुनिया साइबेरिया जैसा रहता नहीं रैदर। और अभी कितना है? अभी 15 डिग्री सी है। लेकिन एक चीज़ और भी है कि अगर ग्रीन हाउस गैस बढ़ता रहा, हम लोग इसी तरह गंध मचाते रहे, इसी तरह प्रदूषण फैलाते रहे, हाँ, तो क्या होगा? तो पृथ्वी का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाएगा और पृथ्वी का तापमान जब बहुत अधिक बढ़ जाएगा तो क्या होंगे? सबसे पहले जो समुद्र देवता हैं वो कुपित हो जाएंगे और वो क्या करेंगे? वो फिर बड़े बड़े शहरों में, आस पड़ोस के तटों में प्रविष्ट कर जाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसे हम लोग आगे देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।